हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो हम जानेंगे एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी के बारे में। हम यहाँ पे एडवांस अटैक करेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन से पूरे के पूरे डेटाबेस को हैक करेंगे। सारे के सारे जो सेट पासवर्ड, यूज़र नेम या फिर कोई भी रिकॉर्ड होगा डेटाबेस में उसे डंप करना सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी के बारे में बताया। मैंने आपको उस वीडियो में बताया थ्योरी पार्ट, उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाया कि कैसे हम एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन बाईपास से एक क्वेरी डाल सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह, और उससे वर्नेबल जो लॉगिन पेजेस हैं वो बाईपास हो सकते हैं। मतलब आपका जो लॉगिन पेज है वो अगर सिक्योर नहीं है एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी से, तो एक अटैकर उन लॉगिन पेज को बाईपास कर सकता है। तो इस वीडियो में हम कुछ एडवांस सीखेंगे और इस वीडियो हम जानेंगे, चलो हमने लॉगिन पेज तो बाईपास कर लिया, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक अटैकर एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी से पूरे के पूरे डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो कैसे करते हैं? मान लो आपके डेटाबेस में यूज़र नेम और पासवर्ड सेव हैं, तो उन्हें कैसे अटैकर रिट्रीव कर सकता है, उन क्रेडेंशियल को कैसे डंप कर सकता है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। और ये पूरा का पूरा मैनुअल होगा। मैं आपको यहाँ पे मैनुअल एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी के बारे में सिखाऊंगा। तो देखो, एक्सप्लॉइटेशन का कोई एक मेथड नहीं है। एक्सप्लॉइटेशन डिपेंड करता है वेबसाइट के लॉजिक पे, कि सर्वर साइड पे उसने क्या लॉजिक लगा रखा है, और उस लॉजिक के हिसाब से जो कि हिट एंड ट्रायल पे आता है। एक हैकर एक हिट एंड ट्रायल अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है और गेस करता है कि ऐसा हो सकता है, सर्वर साइड पे ऐसा हो सकता है, वगैरह वगैरह, और उसके हिसाब से एक मैनुअल एसक्यूएल क्वेरी बनाता है और उसे इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर आपको एसक्यूएल आता है तो आप बहुत अच्छे से इस एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारे अलग अलग टूल हैं जो कि आपके लिए एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे कि एसक्यूएल मैप हो गया, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन हम बाद में देखेंगे कि कैसे अगर आपको एसक्यूएल नहीं आती तो आप कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में मैनुअल पे फोकस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं बी वेब पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और उसे एक्सप्लॉइट करके दिखाऊंगा। तो बी वेब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यूज करके दिखाया था। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट क्रेडेंशियल से लॉगिन हो जाऊंगा जो कि है बी और बग। फिर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे आप चूज योर बग का ऑप्शन आ रहा है। तो A1 इंजेक्शन के अंदर आता है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन जो आपको पहला दिख रहा है गेट सर्च, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है एसक्यूएल इंजेक्शन गेट सर्च। तो यहाँ पे लिखा है सर्च फॉर अ मूवी। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँ, मान लो ए, और सर्च करूँ, तो जो भी मैचिंग रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग टाइटल, रिलीज, कैरेक्टर वगैरह वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आयरन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन मैन लिस्ट हो गया है। तो यहाँ पे कुछ मैं सर्च करता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, डेटाबेस, टेबल और कॉलम। देखो, टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो उसमें कॉलम्स होती हैं। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ टेबल। तो डेटाबेस के अंदर टेबल होता है और टेबल के अंदर कॉलम होते हैं। तो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा कि जो वेबसाइट है उसका डेटाबेस का नाम क्या है। फिर आप फाइंड करेंगे कि उस डेटाबेस में कौन से टेबल्स हैं। मान लो यूजर नाम का टेबल है, पता चला कि यूजर नाम का टेबल है, तो उसके अंदर कॉलम कौन से हैं, जैसे कि यूजर नेम हो गया या फिर पासवर्ड हो गया, ये कॉलम हो सकते हैं। तो ये हमें फाइंड करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर हम डंप करेंगे पूरे के पूरे डेटाबेस को। अब बात आती है कि कैसे हम टेस्ट करें कि एसक्यूएल इंजेक्शन से ये वर्नेबल है या नहीं। तो हम यहाँ पे एक कोड डालेंगे, एक कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आया है। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ भी टाइप करूँ, यहाँ पे नो मूवी फाउंड आ रहा है। और यहाँ पे मैं अगर कुछ भी टाइप करके यहाँ पे मैं कोड डालूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा मेरे को माई एसक्यूएल का एरर मिला है। तो यहाँ पे कोड की वजह से मेरे को यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हम फाइंड कर सकते हैं कि ये वर्नेबल है या नहीं। तो आपको सिंगल कोड डालना है या डबल कोड डालना है और टेस्ट करना है कि वो कोई माई एसक्यूएल का एरर दे रही है या नहीं। अगर वो माई एसक्यूएल का एरर दे रही है तो इसका मतलब समझाओ कि उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी हो सकती है। तो अब यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे सॉर्ट एंड एरर मेथड के जरिए। अब सॉर्ट एंड एरर मेथड क्या होता है? सॉर्ट एंड एरर मेथड ये होता है, अगर आपने एसक्यूएल क्वेरी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक ऑर्डर बाय क्वेरी होती है जो कि यूज होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटाबेस के रिजल्ट को ऑर्डर करने के लिए। जैसे कि मान लो आपने कोई रिकॉर्ड फ्लैश किया, अब उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहते हैं, तो आप लिखते हैं ऑर्डर बाय ASC। और अब अगर मान लो आप डेटाबेस को सॉर्ट करना चाहते हैं लेकिन आईडी के हिसाब से, तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर बाय आईडी। तो यहाँ पे हमें कॉलम का नाम नहीं पता,
तो हम यहाँ पे कॉलम नंबर से भी हम डेटाबेस को सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे ऑर्डर बाय 1, फिर हम ऐसे सॉर्ट करते जाएंगे ऑर्डर बाय 2, 3, 4, और हम देखेंगे कब हमें एरर मिल रहा है। अगर हमें मान लो ऑर्डर बाय 5 पे एरर मिलता है, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो हमारा सिलेक्टेड जो टेबल है उसके अंदर 4 कॉलम है, क्योंकि हमने जब 5वें कॉलम से ऑर्डर करने की कोशिश की तो हमें एरर मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए कोड ऑर्डर बाय 1 फिर हैश। अब हैश क्यों लगाया हमने? हैश हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम कमेंट आउट करना चाहते हैं। हमारी जो एसक्यूएल क्वेरी में ना एक हैश होता है, और हैश से हम एसक्यूएल क्वेरी को कमेंट आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारी जो बाकी जो क्वेरी है हम उसे कमेंट आउट करना चाहते हैं, इसलिए हम हैश लगा रहे हैं एंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो मूवी फाउंड, तो इसका मतलब ये क्वेरी एक्सिक्यूट हो रही है। चलो हम ऑर्डर बाय 3 लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी एक्सिक्यूट होगी। हम लिखते हैं, चलो दोबारा लिखते हैं, फिर ऑर्डर बाय हम 4 लिखने की कोशिश करेंगे और ये भी एक्सिक्यूट होगी। मतलब यहाँ पे 4 कॉलम तो है। उसके बाद फिर से हम लिखेंगे ए कोड फिर ऑर्डर बाय, यहाँ पे चलो हम 6 लिख देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी एक्सिक्यूट होगी। तो उसके बाद फिर हम ऐसे टेस्ट करते रहेंगे जब तक हमें कोई एरर ना मिल जाए। और यहाँ पे हमने लिखा फिर ऑर्डर बाय 7, तो यहाँ पे 7 कॉलम है। तो उसके बाद हम लिखेंगे ऑर्डर बाय 8, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक MySQL का एरर मिला है। इसका मतलब यहाँ पे जो सिलेक्टेड टेबल है उसके अंदर 7 कॉलम है। तो यहाँ पे देखो वी गॉट एरर, जब हमने ये क्वेरी एक्सिक्यूट की ए कोड ऑर्डर बाय 8 हैश, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे जो करंट सिलेक्टेड टेबल है उसके अंदर 7 कॉलम्स हैं। तो अब इससे हुआ क्या, अब इससे हम जब भी कोई सिलेक्ट क्वेरी एक्सिक्यूट करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम वही देने पड़ेंगे 7, वरना आपकी SQL क्वेरी एक्सिक्यूट नहीं होगी। तो चलो हमें पता तो चल गया कि हमारे पास 7 कॉलम्स हैं। तो हम इन्हें लिस्ट करके देखेंगे कि वो 7 कॉलम्स का जो डेटा है वो कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है पेज में। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है चेक विच कॉलम डेटा इज रिफ्लेक्टिंग ऑन पेज। तो उसके लिए हम यूनियन कीवर्ड का यूज करेंगे। यूनियन कीवर्ड होता है, यूज होता है 2 SQL क्वेरी को ऐड करने के लिए। अब देखो SQL क्वेरी जो बिल्ट इन लिख रखी है तो वो कुछ ऐसी होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे टेबल नेम सिलेक्टेड है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूनियन डाल के अपनी SQL क्वेरी एक्सिक्यूट कर सकते हैं कोई और डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई और टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप बस देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूनियन फिर सिलेक्ट फिर 1 2 3 4 टिल अवेलेबल कॉलम। हमारे पास अवेलेबल कॉलम कितने हैं, हमारे पास अवेलेबल कॉलम 7 है। तो इसे मैं कॉपी करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 फिर हैश, ताकि हम कमेंट आउट कर सकें बाकी जो SQL क्वेरी लिख रखी है इसके आगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइटल के नीचे 2 आया है, रिलीज के नीचे 3, कैरेक्टर के नीचे 5। तो इसका मतलब कि ये कॉलम इस रो के अंदर इस जगह के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे पूरा वही लिखेंगे, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा कॉलम उसकी जगह पे हम डेटाबेस का नाम और वर्जन फाइंड करने की कोशिश करेंगे यूजिंग SQL फंक्शन। तो SQL में कुछ फंक्शन होते हैं जैसे कि डेटाबेस पैरेंथेसिस, उसके बाद फिर @ वर्जन, जिससे कि हम डेटाबेस का वर्जन जान सकते हैं। तो आपको उन नंबर की जगह यहाँ पे डेटाबेस या फिर वर्जन लिखना है जो रिफ्लेक्ट हो रही हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 1 यहाँ पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो मेरे को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे 2 की जगह लिखूंगा डेटाबेस, उसके बाद यहाँ पे 3 की जगह लिखूंगा @ वर्जन, और उसके बाद मैं इसे सर्च कर लूंगा, इसे मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ क्वेरी बन रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटाबेस का नाम है BWeb और उसका वर्जन ये है, ठीक है। तो हमें डेटाबेस का नाम की जरूरत है, वर्जन की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डेटाबेस का नाम DWeb। अब हम फाइंड करेंगे कि इसके अंदर टेबल कौन से हैं, और टेबल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा वाले टेबल को यूज करेंगे। तो हर एक MySQL डेटाबेस में ना एक डेटाबेस होता है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन स्कीमा, और इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं, और एक टेबल होता है उसके अंदर टेबल्स नाम से, ठीक है। टेबल्स नाम से एक टेबल होता है जिसके अंदर ना रिकॉर्ड होते हैं, मेटाडेटा होता है। अब वो मेटाडेटा क्या करता है, वो रिकॉर्ड रखता है कि कौन से करंट टेबल हैं और उनके टेबल के नाम क्या हैं, ये सारे मेटाडेटा रखता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा BWeb नाम का डेटाबेस है जिससे हम ऐसे ऑथेंटिक यूजर एक्सेस कर सकते हैं। यही डेटाबेस को हम ऐसे SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी से एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन स्कीमा, और इसके अंदर बहुत सारे टेबल हैं, जैसे कि कॉलम्स नाम से है, टेबल नाम से। तो टेबल नाम का एक डेटाबेस है, टेबल नाम का यहाँ पे टेबल है जिसके अंदर मेटा डेटा होता है, और उस मेटा डेटा की जरिए हम फाइंड करेंगे कौन से टेबल हैं BWeb नाम के डेटाबेस के अंदर। तो हमने जो यहाँ पे मैन्युअली एक्सेस करने की कोशिश की, हम उसे SQL क्वेरी से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
ए कोड यूनियन सिलेक्ट वन। उसके बाद हम यहाँ पे टू रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल नेम। तो यहाँ पे आप एसक्यूएल क्वेरी दे सकते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 फ्रॉम इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स। इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा एक डेटाबेस का नाम है, उसके अंदर टेबल्स है और उस टेबल्स वाले टेबल के अंदर हम एक कंडीशन दे रहे हैं वेयर टेबल स्कीमा इज इक्वल टू डेटाबेस का नाम। हम जानना चाहते हैं कि उस डेटाबेस के अंदर कौन से टेबल्स हैं, तो हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम यहाँ पे हम बीवेफ दे सकते हैं जो हमने फाइंड किया है और हैश लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीवेफ, यहाँ पे मैं आपको एसक्यूएल क्वेरी दिखाता हूँ। तो ये एसक्यूएल क्वेरी कुछ ऐसी है, यहाँ पे मैंने लिखा है डेटाबेस नेम हेयर। तो ये पूरी की पूरी एसक्यूएल क्वेरी है, आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल अंडरस्कोर स्कीमा की जगह पे यहाँ पे मैं डेटाबेस नाम का फंक्शन एक्सिक्यूट कर सकता हूँ। तो ये खुद फाइंड करेगा और उसके बाद सर्च कर लेगा उस डेटाबेस के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ और इस फंक्शन को मैं एक्सिक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को एक एसक्यूएल एरर मिला है। वो एसक्यूएल मेरे को एरर इसलिए मिला है, कुछ मैंने गलती कर रखी होगी। मैं यहाँ पे दोबारा वही एसक्यूएल क्वेरी देखता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अगर आपने कोई छोटी सी भी कोई गलती कर दी तो एसक्यूएल क्वेरी एक्सिक्यूट नहीं होगी और आपको कोई एरर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैंने क्या गलती की। तो एरर ये था कि मैंने यहाँ पे 2 भी लिख रखा था। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही उसे 2 को रिप्लेस किया और यहाँ पे देख सकते हैं कि एसक्यूएल क्वेरी एक्सिक्यूट हो गई है और हमें डीवेफ के अंदर कौन से टेबल हैं वो पता चल गया है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कौन से टेबल हैं। तो मुझे लगता है कि यूजर्स नाम के टेबल के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूजर्स लिख रहा हूँ और इसके अंदर हम फाइंड करेंगे कि कौन से कॉलम है और बस तीनों चीजें जब मिल जाएंगी हम उसके बाद डेटाबेस को डंप कर लेंगे। तो अब हम कॉलम कैसे फाइंड करें, तो कॉलम भी हम इंफॉर्मेशन स्कीमा वाले डेटाबेस से फाइंड करेंगे। तो इंफॉर्मेशन स्कीमा नाम के डेटाबेस के अंदर हमारा कॉलम्स होता है। कॉलम्स जो है वो मेटा डेटा रखता है कॉलम के नेम का। तो यहाँ पे क्वेरी कुछ ऐसी होगी, सिलेक्ट 1 फिर कॉलम नेम 3 फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू यहाँ पे टेबल का नाम। अगर हम वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे ना तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो सब कुछ आ जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, जो कि हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसी यूजर नाम के टेबल के कॉलम जानने हैं। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम 3 4 5 6 7 लिख देंगे क्योंकि अवेलेबल जो कॉलम है वो 7 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईडी, लॉगिन, पासवर्ड, ईमेल, इतने सारे अलग अलग कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर। तो हमें जो यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है वो है ईमेल और पासवर्ड। तो मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कॉलम हमने फाइंड किया है वो है पासवर्ड और ईमेल। तो इन दोनों चीजों को मैं यहाँ पे डंप करूंगा और डंप करने के लिए यहाँ पे मैं एक सिंपल सी सिलेक्ट क्वेरी एक्सिक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे तीनों चीजें आ गई हैं। यहाँ पे डेटाबेस है, बीवेफ के अंदर टेबल है यूजर्स, और यूजर्स के अंदर कॉलम है बहुत सारे। जो हम डंप करना चाहते हैं ईमेल और पासवर्ड, वो हमें कॉलम मिल गए हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम डंप करेंगे और डंप करने के लिए ये है यूनियन सिलेक्ट 1 फिर यूजर नेम और पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, बस खत्म। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कोड यूनियन ताकि हम 2 क्वेरी को जोड़ सकें। उसके बाद लिखेंगे सिलेक्ट, फिर 1 लिखेंगे, फिर हम लिख देते हैं आईडी, उसके बाद लिख देते हैं हम ईमेल, फिर उसके बाद लिखेंगे हम पासवर्ड्स। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 की जगह हमने आईडी लिखा, 3 की जगह लिखा हमने ईमेल, 4 की जगह लिखा हमने पासवर्ड। तो हम लिखेंगे 5, उसके बाद 6 7, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम यूजर्स, उसके बाद लिखेंगे हम हैश और सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइटल के नीचे आईडी आ गई है, रिलीज के नीचे हमारा ईमेल आ गया है और हमारा योनर के नीचे हमारा पासवर्ड आ गया है। लेकिन ये कैसा पासवर्ड हुआ? तो ये है MD5 हैश। तो ज़्यादातर जो पासवर्ड होते हैं ना वो MD5 हैश या फिर कोई और टाइप के हैश की फॉर्म में होते हैं, वो प्लेन टेक्स्ट नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे ईमेल प्लेन टेक्स्ट में है, तो यहाँ पे मैं अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे हम इस हैश को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन। तो यहाँ पे हैश को क्रैक करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन भी MD5 हैश को क्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हर एक हैश क्रैक नहीं हो सकता। हैश को क्रैक करने का जो मेथड है वो है ब्रूट फोर्स या फिर डिक्शनरी अटैक। तो यहाँ पे अलग अलग ऑनलाइन साइट होती हैं जो कि ब्रूट फोर्स या फिर डिक्शनरी अटैक करती हैं और क्रैक करने की कोशिश करती हैं ऑनलाइन हैश को, जैसे कि MD5 हो गया, SHA हो गया। ये जो हमें हैश मिला है वो है MD5 और इस हैश को यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इस साइट पे जिसका नाम है crackstation.net। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे हम क्रैक हैशेस नाम की बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कुछ सेकंड लगाया और यहाँ पे क्रैक कर दिया है और जो पासवर्ड है वो बग है। तो पासवर्ड हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे आप दूसरा हैश भी क्रैक कर सकते हैं ऐसे ही।
यहाँ पे आप कॉपी करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे साइड पे पेस्ट करेंगे। आप ऑनलाइन भी क्रैक कर सकते हैं, आप ऑफलाइन टूल से भी क्रैक कर सकते हैं, जैसे आपको क्रैक करना है आप वैसे कर सकते हैं। तो ये रहा ट्यूटोरियल पूरा का पूरा एडवांस मैनुअल एसक्यूएल इंजेक्शन पे। तो हमने क्या किया, तो हमने सबसे पहले डेटाबेस का नाम फाइंड किया। हमें मिला कि डेटाबेस का नाम है बीवेफ। मैंने जैसे बोला डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स और टेबल्स के अंदर होते हैं रोज एंड कॉलम्स। तो हमने डेटाबेस फाइंड किया, डेटाबेस हमें मिला बीवेफ और डेटाबेस के अंदर थे हमारे बहुत सारे अलग अलग टेबल्स। हमने जो डेटाबेस का टेबल चूज किया वो है यूजर्स, जिसमें हमें लगा कि यूजर नेम और पासवर्ड हो सकते हैं। उसके बाद फिर उस यूजर्स नाम के टेबल के अंदर हमने कॉलम्स फाइंड किए और फिर हमें मिला बहुत सारे अलग अलग कॉलम, जैसे कि आईडी, ईमेल और पासवर्ड। तो आईडी, ईमेल और पासवर्ड को हमने डंप किया और डंप करने के बाद हमें पता चला कि जो यूजर नेम या फिर ईमेल जो है वो प्लेन टेक्स्ट में है, लेकिन जो हमारा पासवर्ड है वो MD5 हैश में है। तो उसे हमने ऑनलाइन क्रैक किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको इथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें देता रहता हूँ, वो भी हिंदी में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।